हेलो एवरीवन। तो फिर आज हम कंटिन्यू करते हैं, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक। तो हमने देखा था कि किस तरह से क्या किया गया था, एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की गई थी डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा। अब हम देखते हैं मेंडलीफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन जो था एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए रोज कॉलम्स में या टेबल में, वो था मेंडलीफ का। ठीक है। तो अब हम मेंडलीफ के कुछ जो क्लासिफिकेशंस थे वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे बुक इसलिए खोला हुआ है ताकि आप बुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या कर सके, मार्क कर सके, या आप नोट डाउन कर सके। यहाँ पे ही मैं आपको मार्क करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। तो मेंडलीफ का क्या था, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। सबसे पहले तो उनका बहुत कंट्रीब्यूशन था इस फील्ड में। उसके बाद जब मेंडलीफ ने स्टार्ट किया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ये इस तरह से बनाना एलिमेंट्स का, तब उस समय 63 एलिमेंट्स ही पता थे। मतलब 63 एलिमेंट्स ही उस समय एग्जिस्ट करते थे। ठीक। उसके बाद तो 118 एलिमेंट्स आ गए, लेकिन उस समय मेंडलीफ के टाइम पे क्या था, 63 एलिमेंट्स ही लोगों को पता था उसके बारे में। मेंडलीफ ने क्या किया, उन्होंने स्टडी किया रिलेशन के, किसके किसके बीच में रिलेशन को स्टडी किया उन्होंने, रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक वेट्स ऑफ द एलिमेंट। यहाँ लिखा है ही स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक वेट्स ऑफ द एलिमेंट एंड देयर फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंडलीफ का क्लासिफिकेशन का, कि ही स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक वेट्स ऑफ द एलिमेंट एंड देयर फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी उन्होंने क्या देखा, स्पेसिफिक कुछ देखा उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज में। उन्होंने क्या किस चीज पे फोकस किया, कंपाउंड फॉर्मेशन बाय द एलिमेंट्स, कि जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से कंपाउंड बना रहे हैं, किन के साथ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में। और उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही क्यों चुना, कोई अदर एलिमेंट को क्यों नहीं चुना। इसका आंसर ये हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और ये ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स के साथ में क्या, कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड फॉर्मेशन को देखा। उसके बाद उन्होंने किस तरह से क्या किया, अरेंज करने की कोशिश की, ये हम देख लेते हैं। तो मेंडलीफ ने क्या किया, 63 कार्ड्स लिए, और हर 63 जो कार्ड्स थे उनमें से हर एक कार्ड में क्या किया, एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी को लिखा। एंड ही रोट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ वन एलिमेंट। अब उसके बाद क्या किया, उन्होंने उस कार्ड को अरेंज किया प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। अब प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंज किया तो उन्होंने क्या देखा, when he grouped together the elements with similar properties, he found that most of the elements were arranged in order of their increasing atomic weights. उन्होंने क्या किया, वेट के अकॉर्डिंग, मतलब प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अब कार्ड्स को क्या किया, अरेंज किया गया। और अरेंज करने पे उनको क्या नजर आया कि जो जिस तरह से उन्होंने अरेंज किया है ये इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के तरह ही सीरीज में ही ये क्या हुए हैं, अरेंज हुए हैं। ठीक। उसके बाद ही अरेंज द एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल वे एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड वन बिलो द अदर। इन्होंने एलिमेंट्स को किस तरह से प्लेस किया हुआ था, टेबल के फॉर्म में किया था, जिसमें क्या किया था, एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज है। ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज है उनको एक के नीचे एक रखा गया है। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीजें आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं एक के नीचे एक, इन सबकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। इस तरह से क्या मेंडलीफ ने एक टेबल बनाया जिसमें उन्होंने अरेंज किया था। अब उसके बाद दैट एलिमेंट्स, इन्होंने एक और चीज ऑब्जर्व की, दैट द एलिमेंट्स ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर आफ्टर द फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है ना, मतलब एलिमेंट्स, कोई भी जैसे एलिमेंट है वो उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे कोई एलिमेंट है एक पोजीशन पे, उसके बाद कुछ सर्टेन टाइम के बाद, इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में क्या है, वहां पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे फोर्थ पोजीशन पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है किसके, फर्स्ट वाले एलिमेंट से। उसके बाद आगे जाएंगे तो एट्थ पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सेम है फोर्थ वाले पोजीशन से। उसके बाद कौन से पोजीशन पे जाएंगे, ट्वेल्थ वाले पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसकी एट्थ वाले, मतलब देख सकते हैं इंटरवल फिक्स है, वहां पे प्रॉपर्टीज क्या है, सेम हो रही, चार चार का गैप है। मतलब पहले एक जो है वो जीरो पोजीशन पे समझ, तो ये फोर्थ पोजीशन पे, जीरो नहीं, वन पोजीशन फर्स्ट।
क्या कि फर्स्ट पोजीशन पे है, एक एलिमेंट क्या है फोर्थ पोजीशन पे, इन दोनों की क्या प्रॉपर्टी सेम है। फिर फोर्थ पोजीशन पे एक एलिमेंट है और एक एट्थ पोजीशन पे एक एलिमेंट है, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। फिर एट्थ पोजीशन पे एक एलिमेंट है, ट्वेल्थ पोजीशन पे एक एलिमेंट है, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। इसी तरह से चलता जाएगा। मतलब एक इंटरवल आप देख सकते हैं 4 4 का डिफरेंस है। तो ऐसे स्पेसिफिक इंटरवल के बाद में क्या हो रहा है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेम हो रही है। इन्होंने ऐसा भी ऑब्जर्व किया अपने टेबल में। इसके बेसिस में क्या दिया, मेंडलीफ ने एक लॉ दिया जिसे क्या बोलते थे, पीरियोडिक लॉ। ठीक, मेंडलीफ के लॉ को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर मासेस। ठीक, इसको आपको याद रखना है कि पीरियोडिक लॉ क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर मासेस, उनके मासेस का पीरियोडिक फंक्शन होता है। अब ये पीरियोडिक मतलब क्या होता है, पीरियड के बाद में क्या हो रहा है, इनकी जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो रिपीट हो रही है और इनका रिलेशन किसके साथ में, एटॉमिक मास के साथ में है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। हमने देखा था ना किस तरह से रिलेशन बनाया गया था प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट और एटॉमिक मासेस के बीच में, और उनको अरेंज किया गया। ठीक, इसे ही हम लिखेंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब इंपॉर्टेंट चीज इस टेबल के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मेंडलीफ ने क्या किया था, जब इस टेबल को बनाया तो वर्टिकल जो कॉलम्स थे, ये आपको वर्टिकल कॉलम्स दिख रहे हैं, इनको क्या बोलते थे, ग्रुप नाम दिया गया। इनको नाम दिया गया ग्रुप। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रोज देख रहे हैं आप, इस तरह से इनको क्या नाम दिया है, इनको पीरियड्स नाम दिए गए हैं। ठीक है ना, आपको ये याद रखना है टेबल में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप में, यहाँ पे आपको टॉप में यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला दिख रहा है, जो ओ के साथ में ऐसा क्या कर रहे हैं हम लोग, रिएक्शन करा रहे हैं, कंपाउंड बनवा रहे हैं। यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑक्साइड बन रहा है। ऊपर में हमने देखा था ना कि इसने केमिकल प्रॉपर्टीज देखा था, मेंडलीफ ने क्या ऑब्जर्व किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज किया था कंपाउंड फॉर्मेशन के बेसिस में, किससे किसके साथ में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में क्या कराया जा रहा है, एलिमेंट का क्या कराया जा रहा है, कंपाउंड फॉर्मेशन कराया जा रहा है। ऊपर वाला ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन के साथ में हाइड्राइड बन रहा है। यहाँ पे जो आपको आर दिख रहा है ना, उसके जगह में आपको एलिमेंट लिखना है। यहाँ आप देख सकते हैं R2O लिखा हुआ है, तो R2O की जगह क्या हो जाएगा, मैं R की जगह लिखूंगी H, तो हो जाएगा H2O। ये फर्स्ट एलिमेंट आपको दिख रहा है क्या है, H, तो मैं लिखूंगी H2O। यहाँ पे लिथियम दिख रहा है Li2O, फिर यहाँ पे क्या है सोडियम Na2O। इस तरह से मैं क्या करूंगी, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करूंगी, और नीचे में हाइड्राइड का भी फॉर्मेशन में इसी तरह से करूंगी। तो मेंडलीफ ने क्या किया था, इस तरह से ऊपर में लिखा हुआ था, एक जनरल फॉर्मूला लिखा था ऑक्साइड का और हाइड्राइड का। और यहाँ पे आर लेटर जो यूज किया गया है, यहाँ पे आर आप देख सकते हैं, ये क्या है, रिप्रेजेंट एनी ऑफ द एलिमेंट्स इन द ग्रुप, ग्रुप में जो एलिमेंट्स है उसमें से ये रिप्रेजेंट करता है। अब उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह दिए हुए हैं। ये CH4 वाला, CH, ये वाला, ये वाला टर्म आपको दिख रहा है, ये वाला टर्म, इसके आर के जगह में क्या रखेंगे, सी रखेंगे, तो ये CH4 हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा ये। राइट, इसी तरह से CO2 भी बनाया गया है, ऑक्साइड बनाया गया है ऑक्सीजन का। तो मेंडलीफ ने क्या किया गया, डिसाइडेड द लोकेशन ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप बेस्ड ऑन देयर केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म बाय इट। तो मेंडलीफ ने क्या किया, लोकेशन डिसाइड किया एलिमेंट्स का ग्रुप में, कि मैं ग्रुप में इनको किस तरह से अरेंज करूं, किस तरह से मैं ग्रुप बनाऊं, किस बेसिस में, क्या केमिकल फॉर्मेशन फॉर्म बाय इट। मतलब आप देख सकते हैं ये सारे जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, या जो ग्रुप में जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फर्स्ट वाले जो आपको कॉलम में दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे क्या कर रहे हैं, एक ही तरह का ऑक्साइड बना रहे हैं, H2O टाइप का ऑक्साइड बना रहे हैं। हाइड्राइड ये RH टाइप का हाइड्राइड बना रहे हैं। इस बेसिस में इन्होंने क्या किया था, ग्रुप में एलिमेंट्स को क्या किया था, स्टैब्लिश किया था, या फिर उनको एक वहां पे रखा था। ठीक है, ठीक। He used the formula of the compound to determine its valency, the number given R। ठीक है, इन्होंने क्या किया हुआ था, फॉर्मूला का यूज किया था, जो कंपाउंड जो बन रहा है उसका फॉर्मूला यूज किया था, ताकि हम उसका वैलेंसी निकाल सके। 9th क्लास में वैलेंसी देखा था ना हमने, कि वैलेंसी उसकी क्या होती है करके, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको गेन करने की या लूज करने की जरूरत है, ताकि वो क्या बन सके, एक स्टेबल कंपाउंड बन सके, उसे उसका वैलेंसी कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से क्या किया गया, कंपाउंड बनाया गया, फिर उसमें से उसका वैलेंसी देखा गया कि ये एलिमेंट का वैलेंसी क्या होगा करके। उसके बाद में नंबर
गिवन टू ग्रुप शोज इट्स वैलेंसी इन रिलेशन टू ऑक्सीजन। जो ग्रुप को जो नंबर यहाँ पे दिया गया है ना, ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से यहाँ टॉप में आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये दिया हुआ है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट आपको ग्रुप दिख रहा है वो उस वहां के एलिमेंट्स की क्या बताता है, वैलेंसी को बताता है कि उसकी वैलेंसी 1 है। सेकेंड वाला जो ग्रुप है यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेकेंड ग्रुप में जो ऑक्साइड बन रहा है RO का, यहाँ पे आपको बताएगा इस एलिमेंट्स का, ये वाले कॉलम की जो एलिमेंट्स है इसका वैलेंसी बताएगा कि 2 होता है। ठीक, तो क्या बताता है, ग्रुप बताता है उसका वैलेंसी, जो किसके साथ रिलेशन में है, ऑक्सीजन के साथ में। ऑक्सीजन के साथ में जो कंपाउंड बनाया उससे हम क्या करेंगे, उसका वैलेंसी निकालेंगे और उस बेसिस में हम उसको क्या करेंगे, प्लेस करेंगे ग्रुप। अब उसके बाद हम कुछ अचीवमेंट्स देख लेते हैं कि मेनलिफ के कुछ अचीवमेंट्स रहे होंगे, तभी उसके कारण से उसका जो क्लासिफिकेशन था उसका मेजर कंट्रीब्यूशन है ये कहा जाता है। तो उसका अचीवमेंट्स देख लेते हैं भाई, किस कारण से ये सब कहा जाता है। तो पहला, यूज्ड इन स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के स्टडी के लिए यूजफुल है। अब किस तरह एलिमेंट्स के स्टडी के लिए यूजफुल है हम लोग ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि पीरियोडिक चेंजेस आ रहे हैं। ठीक, पीरियोडिक चेंजेस मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस आर ऑब्जर्व इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विद इन द सेम पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल। ठीक, एट द सेम टाइम सिमिलैरिटीज आर सीन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। मतलब आप देख सकते हैं कि ग्रुप में क्या हो रहा है कि ग्रुप जो बना हुआ है ये इस तरफ जो है, नीचे की तरफ ये ग्रुप है जो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल जो कॉलम्स है वो क्या है, ग्रुप्स है। वहां पे आप देख सकते हैं कि जो एलिमेंट्स एक के नीचे एक है उनका क्या हो रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। उसी तरह से पीरियड्स में जो एलिमेंट है ना उनके साथ में क्या हो रहा है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो रही है। ठीक, वो चेंज हो रही है। और इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक एलिमेंट्स को आप कहीं पे रख दीजिए ग्रुप में, आप किसी भी एलिमेंट के स्पेस को खाली छोड़ दीजिए जैसे, और आज आगे पीछे कुछ एलिमेंट्स है उसके ऊपर नीचे, तो इससे हम बता सकते हैं ना कि बीच में जो एलिमेंट आएगा उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी करके, क्योंकि एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उन सबकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। तो अगर कहीं पे स्पेस खाली है तो वहां पे उसके ग्रुप में अदर जो एलिमेंट्स हैं उसके प्रॉपर्टी के बेसिस में हम बता सकते हैं कि वहां पे कौन सा एलिमेंट आएगा और उसका क्या प्रॉपर्टी होगा। ठीक, हम ये बता सकते हैं। तो इसके बाद हम सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, यूजफुल इन अ डिस्कवरी ऑफ अ न्यू एलिमेंट्स। राइट, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर कोई एलिमेंट है उसके लिए क्या किए, जगह छोड़ दिया गया है। मेनलिफ को लगा, अनुमान था कि आगे फ्यूचर में क्या है और एलिमेंट्स क्या है डिस्कवर किए जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, अपने पीरियोडिक टेबल में क्या किया, जगह छोड़ दिया कि कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे फॉर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे यहाँ पे कोई एलिमेंट है सीजियम, इसके आगे एक एलिमेंट आना चाहिए जिसको क्या है यहाँ पे खाली छोड़ दिया गया है कि यहाँ पे कोई अदर एलिमेंट आएगा, और यहाँ पे कोई एलिमेंट है जिसको नाम दिया गया है और बीच में क्या है, एलिमेंट छूटा हुआ है। तो भाई इस जगह को, स्पेस को डिफाइन करना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ हम लोग वर्ड देंगे कि यहाँ पे छूटा हुआ है, स्पेस है, तो उसको डिफाइन करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया, एका का। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एका लिखा हुआ है, तो इस वर्ड का, एका का यूज किया गया था। और एका यूज करने के बाद में इसके सामने जो एलिमेंट है सीजियम, आप इसको लिख दीजिए। इस तरह से क्या किया गया, उस खाली स्पेस को डिफाइन किया गया। जैसे इका एल्यूमिनियम, इका बोरॉन, इका सिलिकॉन, इस तरह से क्या किया गया था, उस स्पेस को, उस खाली जगह को क्या किया गया था, आइडेंटिफाई, मतलब एक नाम दिया गया था। जैसे उस समय क्या है, फॉर इंस्टेंस कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम डिस्कवर्ड लेटर, ये सारे एलिमेंट्स क्या किए गए थे, बाद में इनकी डिस्कवरी हुई थी, तो उसके लिए क्या है, खाली स्पेस छोड़ दिया गया था मैनलीफ के क्लासिफिकेशन में। तो उस स्पेस का नाम देने के लिए क्या किया गया था, एका वर्ड का यूज किया गया था, और उसके पहले जो एलिमेंट आता है उस खाली जगह के पहले, उसका नाम बाद में लिख दिया गया। तो एका बोरॉन हो गया, एका एल्यूमिनियम हो गया, एका सिलिकॉन हो गया। ठीक, अब उसके बाद देख रहे थे करेक्शन इन डिस्प्यूटेड एटॉमिक वेट्स। एटॉमिक वेट्स, उस समय कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक वेट को लेके बहुत ज्यादा डिस्प्यूट था। ठीक है, मतभेद थी लोगों के बीच में कि इसका एटॉमिक वेट एग्जैक्टली क्या होगा करके। तो मैनलीफ का जब क्लासिफिकेशन हुआ तो बहुत सारे एलिमेंट्स के जो एटॉमिक वेट थे उसके एटॉमिक वेट में क्लियरिटी आई कि इसका एटॉमिक वेट क्या होगा, ये होगा स्पेसिफिक। ठीक, तो एटॉमिक वेट ऑफ बेरिलियम,
जैसे किसका, बेरिलियम का। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, was corrected on the basis of its valency in Mendeleev's periodic table। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बेसिस में, उसकी वैलेंसी के बेसिस में क्या किया गया, बेरिलियम का वेट को क्या किया गया, करेक्ट किया गया था। ठीक, और कुछ अदर एलिमेंट्स थे जैसे इंडियम, एरोनियम, ऐसे कुछ और एलिमेंट्स थे जिनका क्या है, एटॉमिक वेट मेंडलीव की क्लासिफिकेशन से करेक्ट हो पाए। उसके बाद स्पेस फॉर इनर्ट गैसेस। तो स्पेस फॉर इनर्ट गैसेस देख लेते हैं कि इनर्ट गैसेस होते क्या हैं। आप प्रीवियस क्लासेस में देखिए कि इनर्ट गैसेस क्या होते हैं। ये ऐसे गैसेस होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनका जो वैलेंसी होता है, वैलेंसी मतलब ऑक्टेट बोल सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इस तरह से जो बना रहता है, जिसमें यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ पे क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। उन्हें फर्दर किसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की या गेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, वो स्टेबल होते हैं, वो होते हैं इनर्ट गैसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो मेंडलीव का जो टेबल था, इसमें इनर्ट गैसेस के लिए कोई जगह खाली नहीं छुटी हुई थी। मेंडलीव के टेबल में इसे क्या है, बाद में ऐड किया गया, एक सेपरेट कॉलम बना के, एक सेपरेट कॉलम बनाया गया और इनको क्या है, ऐड किया गया। वॉज एडेड टू पीरियोडिक टेबल एज जीरो ग्रुप बाय साइंटिस्ट रामसे के द्वारा में क्या किया गया, ऐड किया गया था इसे। और इनर्ट गैसेस कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन। ठीक, had not been discovered during Mendeleev's time, so no space was kept in a periodic table for them. When they were discovered, they were given separate place in the column. उस समय हीलियम, नियॉन, आर्गन की क्या था, डिस्कवरी नहीं हुआ था मेंडलीव के टाइम पे। जब वो डिस्कवरी हुई तो उन्हें क्या है, सेपरेट कॉलम दिया गया। ठीक है, ये कुछ क्या थी, उनके अचीवमेंट्स थी मेंडलीव क्लासिफिकेशन। अब हम कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं। कुछ लिमिटेशंस रहे होंगे, तभी तो क्या है, मेंडलीव क्लासिफिकेशन हटाने के बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया था। राइट, तो क्या हुआ, अनसर्टेनिटी इन हाइड्रोजन पोजिशन। हाइड्रोजन की पोजिशन को लेके क्या थी, बहुत अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो क्या कर रहा था, वो पोटेशियम और लिथियम की तरह भी हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं H पॉजिटिव आयंस क्या कर रहा था, ये जो हाइड्रोजन है ये रिलीज कर रहा था किसकी तरह, सोडियम पोटेशियम और लिथियम की तरह, जो कि क्या है, एल्कली मेटल्स हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये हेलोजन्स भी फॉर्म करता था, आयंस, लाइक द आयंस फॉर्म बाय हेलोजन इट ऑल्सो फॉर्म H नेगेटिव आयंस। तो ये H पॉजिटिव आयन और H नेगेटिव आयन भी क्या कर रहा था, दोनों प्रोड्यूस कर रहा था। H पॉजिटिव आयन एल्कली मेटल्स की तरह, जो कि क्या है, पोटेशियम और लिथियम, और H नेगेटिव आयन हेलोजन्स की तरह, जो कि है क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक, तो ये दोनों की तरह रिएक्ट कर रहा था। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा था कि इसको कहाँ पे प्लेस किया जाए, कौन से ग्रुप में इसको प्लेस किया जाए। ये कुछ उसके लिमिटेशंस थे। और क्या लिमिटेशंस थे, प्लेसिंग हेवी एलिमेंट्स बिफोर द लाइटर एलिमेंट्स। कुछ ऐसे केस बन रहे थे जब वो क्या कर रहा था, ग्रुप में या इस तरह से रो में जब वो अरेंज कर रहा था एलिमेंट्स को, तो प्रॉपर्टीज के बेसिस में, तो कहीं कहीं पे ऐसा हो जा रहा था कि यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे 6, इस तरह से एटॉमिक वेट, मतलब कोई जो एलिमेंट पहले है उसका एटॉमिक वेट क्या है, उस टेबल में ज्यादा हो जा रहा था, और उसके बाद में जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट क्या हो जा रहा था, कम हो जा रहा था, जो कि क्या है, वायोलेशन है किसका, मेंडलीव के क्लासिफिकेशन का। क्योंकि मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन हुआ था, जिसने क्या किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में जो अरेंज किया था, उसमें जो एटॉमिक वेट थे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे। राइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो रहे थे, उनके एटॉमिक वेट इंक्रीज हो रहे थे एलिमेंट्स के। बट यहाँ पे क्या हो गया, कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिसका वेट जो है, प्रीवियस वाले एलिमेंट का वेट जो क्या है, ज्यादा हो जा रहा है, उसके बाद वाला जो एलिमेंट है उसका वेट कम हो जा रहा है। ऐसा एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, जैसे कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक वेट 58.9 है, और निकल आ जाता है, निकल का है 58.7। तो 58.9 ज्यादा होता है, बड़ा होता है 58.7 से। तो 58 पॉइंट वाला जो कोबाल्ट था वो पहले आ जा रहा था प्रॉपर्टीज के बेसिस में, और उसके बाद में क्या हो जा रहा था, निकल आ जा रहा। तो ये क्या हो गया, वायलेशन हो गया मेंडलीव लॉ का। फिर पोजिशनिंग ऑफ आइसोटोप्स। ठीक, तो दैट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक वेट। तो जो आइसोटोप्स होते हैं ना, 9th क्लास में जाइए और आप देखिए कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, इनके एटॉमिक वेट डिफरेंट होते हैं, एलिमेंट सेम होता है
ठीक है ना, एलिमेंट सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट दे हैव डिफरेंट मास नंबर, या एटॉमिक वेट उनका क्या होता है, डिफरेंट होता है। आइसोटोप्स का 9th क्लास में ये टॉपिक है। तो क्या हो रहा था कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है, बट क्या होता है, एटॉमिक वेट्स डिफरेंट होते हैं। और मेनलीफ के टेबल में क्या है, एटॉमिक वेट के बेसिस में क्या किया जा रहा था, एटॉमिक वेट और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में क्या कर रहे थे, एलिमेंट्स को अरेंज किया जा रहा था। बट यहाँ पे तो आइसोटोप्स जो होते हैं उनके एटॉमिक वेट्स तो डिफरेंट होते हैं, तो मेनलीफ के टेबल में आइसोटोप्स के लिए कोई प्लेस नहीं था, कोई पोजिशन नहीं था। ये भी इसका क्या था, ड्रॉबैक था। उनके एटॉमिक वेट डिफरेंट है तो उनको क्या है, डिफरेंट पोजिशन मिलना चाहिए, बट क्या हो रहा था, एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स थे उनको डिफरेंट पोजिशंस नहीं मिल पाए, ये क्या था, लिमिटेशंस। उसके बाद देख रहे हैं इरेगुलर इंक्रीज इन एटॉमिक वेट्स व्हेन मूविंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। अब क्या हो रहा था, इन इरेगुलर इंक्रीज इन एटॉमिक वेट्स, आप देख सकते हैं जैसे कोई भी एलिमेंट है हमारे पास में, ऐसे यहाँ पे 6 है, मैं लेती हूँ 5 और यहाँ पे लेती हूँ 8, तो एटॉमिक वेट किस तरह से इंक्रीज होता है, जैसे 5.2, 6.2, 7.1, 7.2, मतलब एटॉमिक वेट जो इंक्रीज होता है उसका कोई स्पेसिफिक क्या है, डिफरेंस नहीं होता है, ये क्या है, इरेगुलर होते हैं, इरेगुलरली इंक्रीज होते हैं, कहीं ज्यादा हो जाते हैं, कहीं पे कम इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक, इस तरह से क्या होता है, इंक्रीज होता है एटॉमिक वेट। सिंस द एटॉमिक वेट did not increase in a regular manner when we going from one element to the next, it was difficult to predict how many elements could be discovered between two elements, right? क्या हो रहा था कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, तो इनका जो एटॉमिक वेट होता है ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। प्रिडिक्ट करना मतलब, जैसे मेरे पास 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे 5 दिया हुआ है और एक का एटॉमिक वेट 9 है, एक का एटॉमिक वेट क्या है, 24 है। अब इसके बीच में कितने एलिमेंट्स आएंगे और इसके बीच में कितने एलिमेंट्स आएंगे, ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि एटॉमिक वेट जो होता है ना, वो क्या है, स्पेसिफिक डिफरेंस के साथ में इंक्रीज नहीं होता है, इरेगुलरली इंक्रीज होता है। 5.1 हो सकता है, 5.2 भी हो सकता है, फिर 7 डायरेक्ट हो सकता है, 5.1 भी किसी का एटॉमिक मास हो सकता है, किसी का 5.2 भी हो सकता है, फिर क्या पता बीच में कुछ ना आए, डायरेक्ट 7 आ जाए, ऐसा। मतलब क्या है, इरेगुलरिटी होता है इंक्रीज में एटॉमिक वेट की। और ये ज्यादा रेगुलर इरेगुलरिटी कहाँ मिलती है, हेवियर एलिमेंट्स में ज्यादातर ये इरेगुलरिटी मिलती है, हेवी एलिमेंट्स में। ठीक, तो बीच में अंदाजा लगाना मुश्किल है, उसने स्पेस तो जरूर छोड़ा हुआ था कि यहाँ पे कोई एलिमेंट आ सकता है, बट स्टिल वहां पे क्या है, इरेगुलरिटी, वहां पे और पता नहीं और एलिमेंट्स आ सकते हो, उनके लिए जगह ना छूटा हो, क्योंकि पता नहीं है बीच में और कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक, ये था मेंडलीफ का क्लासिफिकेशन। मेंडलीफ के क्लासिफिकेशन में हमने क्या देख लिया, मेंडलीफ का जो क्लासिफिकेशन था पहले वो देखा, और इसका टेबल था, टेबल सबसे पहले तो जो शायद था, ये टेबल था, टेबल देखा हमने, उसके बाद में हमने और क्या चीजें देखी, उसके अचीवमेंट्स देखी, और क्या देखा हमने, उसका लिमिटेशन देखा। तो ये मेंडलीफ का क्लासिफिकेशन था, इंपॉर्टेंट था, इसको आप याद करिए, इसको पढ़िए, इसको समझिए, और बस रिवाइज करते रहिए, तो ये सारी चीजें क्या है आपको अच्छे से याद रहेगी। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, इसको आप बार बार पढ़िए और याद करिए, और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को आप जरूर लाइक करिए और शेयर करिए हमारी क्लासेस को, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप सबके लिए बार बार लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।